नमस्कार। चलिए आज ज़िंदगी की बात करते हैं और ये सफ़र कुछ ऐसा है जिसमें कहा गया है कि हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये एक जीने का समरसता का रास्ता है जो उस इतिहास के कोरों से निकल के आता है जिस इतिहास पर भारत जो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी विरासत, जिसकी संस्कृति, या यूँ कहिए कि जहाँ पे मानवीय मूल्यों की एक दार्शनिक चिंतन की धारा बहती है। और ये एक अद्भुत उस कृष्मे की धरती है जहाँ पर भारतीय ज्ञान परंपरा का लोक है। और सच कहूँ तो वो ऐसा आलोक है जिसमें आज़ादी अर्थात ज़िंदगी को जीना एक उत्सव माना जाता है। आइए इस उत्सव को निहारते हुए, इस उत्सव की नई भूमिका को आत्मसात करते हुए देश के इन पहलुओं की विरासत को, इसके इतिहास को हम भारतीय ज्ञान परंपरा के उस चिरागों सी लो में एक नए मनुष्य की धारणा का, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, और इस परंपरागत उस समय में जहाँ पे आदमी लुप्त होता जा रहा है। इस चकाचौंध भरी दुनिया में भारतीय ज्ञान परंपरा का एक आलोक, एक रोशन मीनार, एक दिया अभी भी जीवंत है और जिसकी लौ की रोशनी में हम जी रहे हैं। कहना यूँ होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और विकसित भारत का ये दौर इतना सम्मोहन से भरा हुआ है कि जब हम पीछे लौट कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने ही पूरी दुनिया को, इस ब्रह्मांड से वो चीज़ों को एकत्रित करके एक ऐसा रोशन रास्ता, आकाशगंगा दिखाई है ज्ञान की, जिसका कोई सानी नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर भारत की इसी परंपरा को इंगित करते हुए, इन्हीं परंपराओं के इतिहास में झांकने की कोशिश करते हुए आज मेरे साथ स्टूडियो में हिंदी के प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद और इतिहासवेत्ता के साथ साथ वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस सारी विरासत को जिया है, शब्दों को जिया है। मेरी मुराद प्रोफेसर अग्निहोत्री साहब से है। प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री भारत के उन नामवर शिक्षाविदों में से एक हैं जिनकी शख्सियतें आते ही पता चलता है कि भारतीयता के अर्थ क्या हैं। और आजकल हरियाणा साहित्य संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं और हमें ये सुअवसर मिला है कि हम भारत के इस विरासत में झांकने की, ज्ञान परंपरा के उन छिपे हुए तथ्यों की बात करने के लिए उनसे स्टूडियो में बात करें। अग्निहोत्री जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लग रहा है कि आप जैसा एक संत परंपरा का और उस विधा का जानकार आज हमारे बीच में है। तो मैं चाहूँगा कि जब भारत की बात करते हैं तो भारत की दर्शन की बात करते हैं। भारत का दर्शन उन सीमाओं को तोड़कर भी आगे बढ़ा है जहाँ पर मानवीयता के मूल्यों की नई संरचना समय समय पर हुई है और इसकी बुनियाद में कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा का स्रोत रहा है। आइए बात शुरू करने से पहले भारतीय दर्शन से हम बात यदि उठाएं तो मुझे लगता है कि ये जो जीने का उत्सव है, और इसको हम कहते हैं कि जीना तो वो है कि डूब के जाना है, आग का दरिया है। तो भारतीय परंपरा का ज्ञान का जो एक बहता हुआ प्रवाह है, उसको आप, उसकी ओरिजिनेशन को कैसे देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आपने उन दोनों का ही जिक्र किया है जी। एक तो दर्शन है जिसको अंग्रेजी में फिलॉसफी भी कहा जाता है। जी जी। प्रैक्टिकली हमारे जहाँ दर्शन का अर्थ केवल वो मुद्दे नहीं है कि आत्मा, परमात्मा, ये सारा ये पूरे ज्ञान का एक हिस्सा है। किसी विषय में भी जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको दर्शन कहा जाता है। यही कारण है कि आपके ध्यान में होगा जब केमिस्ट्री में भी व्यक्ति पीएचडी करता है तो डिग्री डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की देते हैं। जी जी। तो ये हमारा जो जितने विषय हैं, ज्ञान के जितने भी विषय हैं, जब हम उनके ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं फिर हम उनको दर्शन कहना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने स्वयं उस ज्ञान के दर्शन कर लिए हैं। तो ज्ञान परंपरा, देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा कहिए
या ज्ञान परंपरा भी कहिए, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये भारत से जुड़ी हुई है, जब भारतीयों ने इसको विकसित किया है। इसको हम बड़े शब्दों में कई बार जम्बू द्वीप की ज्ञान परंपरा भी कहते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में ये पूरा जो एशिया है इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था और एक भौगोलिक इकाई है। ज्ञान परंपरा का चर्चा करने से पहले दो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये परंपरा है, परंपरा का अर्थ होता है जो निरंतर प्रवाहित होती रहती, इन कंटिन्यूटी में है। यदि परंपरा में अवरोध हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, फिर गड़बड़ होती है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का ये सौभाग्य कहिए कि ये हजारों सालों से निरंतर प्रवाहित हो रही है। अभी उसका जिक्र कर रहे थे ए.एल. बाशम ने, जो वो अपने द वंडर दैट वाज इंडिया में कहा था कि हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि दुनिया भर की बाकी जितनी ज्ञान परंपराएं थी, सांस्कृतिक परंपराएं थी, वो म्यूजियम में बंद हो गई और अब उन देशों को उस परंपरा से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भारत की खूबसूरती यही है, जो हजारों सालों से जो ज्ञान की परंपरा प्रवाहित होती रही वो कंटिन्यूटी में अभी तक चली हुई है। एक परंपरा में और ध्यान में रखना होगा, परंपरा का अर्थ ये नहीं होता कि आज से 2000 साल पहले जितना हमें ज्ञान मिला हम आज 2025 में भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसका अर्थ है कि जनरेशन टू जनरेशन उसमें एडिशन भी होता जाता है। जैसे नदी का प्रवाह है ना जी, जब नदी उदय होती जहाँ से निकलती है तो पानी तो बहुत थोड़ा होता है और सागर तक पहुँचते पहुँचते इतना पानी आ जाता है कि नदी ही समुद्र बन जाती है। चलिए, मैं आपको जब आपने समंदर की बात की है, जो समुद्र है ये इतना विस्तृत इसकी अवधारणा है, और जो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो जो लोकतंत्र की जिस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत की आज हम बात करते हैं, उसकी अवधारणा भी कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा और हमारे दर्शन में निहित रही है। तो थोड़ा सा इसको देखिए, इसका तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया है। जब ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा ना जी, तो इसमें वो 3 शब्दों का प्रयोग हुआ, शायद प्रीएम्बल में वो शब्द आते हैं, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम, जो कुछ ऐसा है, समानता, स्वतंत्रता। और तो लोगों ने कहा ये जो तीनों शब्द हैं, जो तीनों अवधारणाएं हैं, ये फ्रांस की क्रांति से आई हैं, यूरोप में जो फ्रांस की क्रांति से आई हैं। तो बाबा साहब ने ये तीनों धारणाएं वहीं से यूरोप से ली हैं। तो अम्बेडकर ने इसका स्पष्टीकरण दिया कि भाई इसका मैंने यूरोप से नहीं ली, ना इसका यूरोप से कुछ लेना देना है, ये मैंने तो तथागत बुद्ध के जो दर्शन हैं, उनके जो वचन, उनमें से ग्रहण की हैं। ये आपने डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र किया, तो मैं सोचता हूँ कि इस पे आने से पहले हम जो भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति और ज्ञान की परंपरा है जो हमारे यहाँ पे वेदों से आती है शुरुआत, और उसको कोई श्लोक तो 10,000 वर्ष पुराना कहते हैं, कुछ बिफोर 1500 AD से पहले का जिक्र मानते हैं। परंतु जो उसमें जो हमारे वेद हैं, चारों वेद, फिर उपनिषद की आ जाती है जिसमें आत्मा, मोक्ष और वेदांत की जो आपने बात की है वो निहित है। और यदि इसको क्रिएट करते चलें तो जो कहते हैं ना कि वो वेद व्यास ने लिखा, उस पर भी कंट्रोवर्सी हो सकती है, पर एक ज्ञान का स्रोत हमारे सामने परंपरा का है जो भारत को, अभी जो आप बात कर रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर की, तो उन्होंने न्यू बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया असल में। और उसके पहले जितने भी डॉक्टर अम्बेडकर से पहले जितने भी हमारे दार्शनिक हुए हैं, परंतु मैं आपको एक बात आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि जब अरिस्टोटल कहते हैं वो दर्शन को धर्म के साथ जोड़ के और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, परंतु हमारे कुछ लोग रहे हैं कि जिन्होंने अरस्तु की उस धारणा को रद्द कर दिया। परंतु यहाँ ये है कि जिन समाजों में धर्म और दर्शन की आज़ादी नहीं है उनमें ज्ञान की परंपरा नहीं है। आप कैसे समझते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, 2 बातें हैं भाई। आपने अरस्तु की बात की, जहाँ प्लेटो को भी बीच में जोड़ लो, एक ही बात है। ये दोनों यूनान के दार्शनिक थे, इन्होंने राजनीति के बारे में और 50 बातें कही हैं। लेकिन एक बात जो आपने धर्म का जिक्र किया है, मैं क्योंकि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं इसलिए मैं उसको थोड़ा उसमें जोड़ना चाहूँगा। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो आज ज्ञान परंपरा में दिखाई दे रहा है वो धर्म और रिलीजन को लेकर है। देखिए, पश्चिम में धर्म की परंपरा उस प्रकार से विकसित नहीं हुई, पश्चिम में रिलीजन की परंपरा है। रिलीजन जाने जिसको आप कहिए कि एक ईश्वर में विश्वास करना है, उस ईश्वर का आपके मन में इमेज क्या है वो फिक्स है,
उस ईश्वर तक पहुंचना कैसे है वो रास्ता भी फिक्स है, उस ईश्वर की पूजा करना वो भी फिक्स है। तो इसको रिलीजन कहा जाता है। धर्म का कंसेप्ट शायद पश्चिम में, क्योंकि रिलीजन का ट्रांसलेशन उन्होंने धर्म कर दिया, धर्म का रिलीजन कर दिया। मुझे लगता है पश्चिमी ज्ञान परंपरा में धर्म का कंसेप्ट क्लियर है ही नहीं, और भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। जैसे डॉक्टर साहब आपके ध्यान में है ही, मैंने एक बार पहले भी कहा था, डॉक्टर का धर्म क्या है? डॉक्टर का धर्म है कि जब उसमें ऑपरेशन टेबल पर पेशेंट आ जाए, फिर ये नहीं देखना कि इस पेशेंट ने 10 साल पहले मेरे बाप को गोली मारकर मार दिया था। डॉक्टर का धर्म है उसके टेबल पर आ गया तो उसका ईमानदारी से सर्जरी करनी है। अब डॉक्टर कहे मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई, वो रिलीजन है उसका, ये उसका धर्म है। भारतीय परंपरा में, ज्ञान परंपरा में धर्म की बहुत ही स्पष्ट अभिव्यक्ति है। लेकिन जो अभी कहा ना मिक्स वेजिटेबल हमारे यहाँ बन रहा है, वो रिलीजन और धर्म को लेकर ये पश्चिम में, क्योंकि प्लेटो तो पश्चिम के थे, अरस्तु भी पश्चिम के थे, पश्चिम में धर्म की उस प्रकार की अवधारणा नहीं है। लेकिन आपने जो डॉक्टर साहब दूसरी बात कही वेदों की, मैं समझ तो उसको गहराई से पकड़ना होगा। देखिए वेद इसी क्षेत्र में लिखे गए थे जहां हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं। ये सप्त सिंधु का क्षेत्र है, प्रैक्टिकली वेद सप्त सिंधु क्षेत्र में लिखे गए थे। वेद ज्ञान की दृष्टि से, आपको एक जोड़ दूं कि आपने जब ये बात की है सप्त सिंधु वाली, तो मुझे याद है कि आपने इस पे काम किया है, करवाया भी है, और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी सरस्वती नदी का जिक्र आप संस्कृति से जोड़ के करते हैं, उसकी अवधारणा को भी इसमें लिया जा सकता है। हाँ नहीं बिल्कुल। देखिए सब सिंधु 7 नदियों का प्रदेश है। अब सरस्वती किन्हीं कारणों से, भूगोलिक कारण हो सकते हैं, क्लाइमेटिक कारण हो सकते हैं, सरस्वती अब दिखाई नहीं दे रही। बरसात में तो खैर दिखाई देती है, बरसात में पानी आता है फिर तो नदी दिखाई देगी, लेकिन जो ग्लेशियर का पानी आता था वो किन्हीं कारणों से आना बंद हो गया। तो 7 नदियों के प्रदेश को सप्त सिंधु कहते हैं। इसमें तो कोई, इतिहास वाले मानते ही हैं, इसमें तो कोई बहस का विषय नहीं है। लेकिन वेदों की रचना इसी सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई। अब वेद जिस कोटि के ग्रंथ हैं, उस कोटि तक पहुंचने में भी 5000 साल लगे होंगे। हम वेदों का रचना काल तो कई बार फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन भाई जिन लोगों ने ये चीज़ें लिखी हैं, जब चिंतन किया है, उस लेवल तक, सभ्यता के लेवल तक पहुंचने में कितने साल लगे होंगे। तो यात्रा, इसीलिए मैं कहता हूं जब परंपरा की हम बात करते हैं, परंपरा शुरू होती है वहाँ से, जीरो से, उसमें एडिशन होता जाता है, फिर हम कहते हैं परंपरा समृद्ध हो गई है। फिर हम कई बार हम कहते हैं ना डॉक्टर साहब कि जनरेशन टू जनरेशन परंपरा समृद्ध होती रहती है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की खूबसूरती यही है। अब आप कह सकते हैं कि ये समृद्ध कैसे होती रहती है। देखिए डॉक्टर साहब, समृद्ध होने का फर्स्ट एंड लास्ट तरीका यही है कि आपको सोचने की स्वतंत्रता हो। ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी यदि आपको सोचने की स्वतंत्रता है। इसलिए मैंने कहा ना कि जो आपकी जितनी देर, देखिए चारबाग की चर्चा हम कर रहे थे। हाँ, तो मेरे को आप भारतीय दर्शन परंपरा की जब आप बात करते हैं तो उनमें चारबाग को बहुत से विद्वानों ने, हमारे जो लिखने पढ़ने वाले रहे, उन्होंने उनको एक मत से खारिज कर दिया। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी याद दिला दूं कि जब आप वेद की बात करते हो तो वेद में जो मंत्रों की ऋचाएं हैं कुल मिला के, जब उपनिषदों की बात करते हो तो उसमें आत्मा, मोक्ष, वेदांत, ये सारी नई थ्योरी ये परंपरा का हिस्सा है। और वो जो मंत्र वाला है वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा, जो ज्ञान की बात है वो है। नहीं बिल्कुल नहीं। असली डॉक्टर साहब बात इसमें और है भाई, ज्ञान परंपरा कोई वन डायमेंशनल थोड़ा है। ज्ञान परंपरा में अनेक धाराएं हो सकती हैं। अनेक धाराएं कैसे पैदा होती हैं? यदि आपकी स्टेट, आपका समाज लोगों को चिंतन की स्वतंत्रता देता है। देख चारबाग की आपने बात की, ठीक है कि चारबाग को बहुत से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन चारबाग को सोचने की स्वतंत्रता, तभी चारबाग का दर्शन बचा हुआ है। चारबाग को किसी ने गोली तो नहीं मारी। बहुत से पश्चिम में ऐसे 50 उदाहरण मिल जाएंगे। तो इसी से ही हम भारतीय ज्ञान परंपरा को उस कैनवस पे स्थापित कर सकते हैं जिसमें पर्यावरण भी है, जिसमें योग भी है, वेदांत भी है, सभी विषय हैं। तो यही प्रवाह तो है जिंदगी का, जो आदमी को जीने के लिए। देखो दिक्कत क्या हुई, जो हम चर्चा कर ही रहे थे, दिक्कत क्या है कि भारत में जिस वक्त अरबों के, तुर्कों के, मुगलों के हमले शुरू हो गए, और मुझे लगता है चिंतन परंपरा में तो शायद उन्होंने भी इतना व्याघात नहीं किया जब यूरोपियन लोगों ने हमले शुरू किए।
यूरोपियन लोगों ने हमारे पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया। देखिए, मुगलों ने केवल हमारे प्रशासन पर कब्जा किया था, अरबों ने केवल हमारे प्रशासन पर कब्जा किया था। यूरोप के लोगों ने हमारे केवल प्रशासन पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने हमारे समाज के हर हिस्से पर कब्जा किया, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा किया, हमारी भाषाओं पे, सब पर। वो कोई मतलब प्रैक्टिकली वो हमारे रसोई तक घुसाए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। दिक्कत क्या है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात कि उनके मन में ये था कि भारतीय ज्ञान परंपरा अव्वल तो है ही नहीं, और ये लोग क्या सोचने पड़े, इनका विस्तार ऐसा ऊंचा कैसे हो सकता है। वो तो कहते थे कि ये हिंदुस्तान जो है वाइट मैन्स बर्डन है, हम तो इनको उत्थान के लिए लाए हैं। लेकिन जब धीरे धीरे फिर कुछ चीज़ें मिलने लगी, जो सब सिंधु की अभी हमने चर्चा की, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो हड़प्पा में और अब तो राखीगढ़ी में भी जब सभ्यता मिलने लगी, फिर उनको लगा जी इतने उन्नत लोग कैसे हो सकते हैं। फिर वेदों की चर्चा होने लगी, फिर तो तहलका ही मच गया कि इतने ऊंचे लेवल की ज्ञान परंपरा है। अब दिक्कत क्या है भाई, या तो फिर वो इसको स्वीकार करते, अब जो राजा है आप पर राज कर रहा है वो आपकी परंपरा को स्वीकार थोड़ा करेगा, फिर तो राजा छोटा हो गया आप बड़े हो गए। उन्होंने फिर भारतीय ज्ञान परंपरा को अवरुद्ध कर दिया। अवरुद्ध करने का तरीका क्या था, पहले भारतीय भाषाओं को मारो। अब भाषा की चर्चा कर रहे थे भाई, ज्ञान परंपरा को नीचे तक ले जाने का माध्यम क्या है, या तो श्रुति है, मुंह जबानी है, लेकिन परमानेंट लेकर जाना है तो लिखत में ले जाना पड़ेगा। भारतीय भाषाएं हैं, तो उन्होंने भारतीय भाषाओं को अवरुद्ध किया। एक बात आप डॉक्टर साहब यकीन मानिए, जब आपकी भाषा मौन हो जाएगी तो ज्ञान परंपरा का प्रवाह रुक जाएगा। अब इसी के साथ इस बिंदु पे आते आते हम एक बात पे सहमत हैं कि भाषा का प्रवाह निरंतर ज्ञान की ज्योत को जगाए रखता है। तो मैं आपके साथ एक बात ये भी शेयर करनी चाहता हूँ कि जब जो अंग्रेज हिस्टोरियंस या विद्वानों ने जो किताबें भारत के बारे में, विरासत के बारे में लिखी, जहाँ जो हमारे आज मुताले के लिए हमारे पास सामने अवेलेबल हैं, उसमें जैसे एक उदाहरण मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के बारे में उसने काफ़ी लिखा जी। पर उसने सब कुछ लिखते हुए एक बात जरूर लिखी कि भारतीय राजाओं में लोगों को जिंदा रहने का हक जरूर दिया है, लड़ते जरूर है। वो जो आप जुल्म की बात कर, अब मैं आपको 20वीं सदी के शुरू से लेके आता हूँ कि जब आप दर्शन की बात करते हो तो मुझे याद आता है कि कहीं ना कहीं आप इसमें जब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात करते हो कि स्वतंत्रता के बाद बात जब होती है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में या 15 वर्षों में, स्पेशली 2014 के बाद जब से थोड़ा सा रजीम चेंज हुआ है, विचारधारक मुद्दे उठे हैं, और उसको जो जैसे मैंने शुरू में बात की थी, जो छिपा हुआ, जहाँ छिपाया गया, इसको कुछ किन्हीं शब्दों में कह दो, पर जो असलियत थी वो हमारे सामने नहीं आई। अब उसको जे कृष्णमूर्ति जैसे लोग, ये मैं जानबूझ के कह रहा हूँ कि आपसे पूछ सकूँ, जे कृष्णमूर्ति जैसे लोग और डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ में ये, अब आप देखिए कि जे कृष्णमूर्ति का सारा, और वो एनी बसेंट के दत्तक पुत्र थे जहाँ तक वो, और उसके बाद ये जो राहुल शंकरायन जी ने वहाँ लिखा, वोल्गा से गंगा वाला जो कांड आता है, ये सारी बातों को जोड़ते हुए देखो तो जब स्वतंत्र भारत के बाद जो लिखा हुआ, छिपा हुआ विरासती इतिहास सामने आता है, तो ज्ञान परंपरा के वो चीज़ें सामने आई हैं जो पहले कहीं छिपी। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि इसमें अकेले अंग्रेजी नहीं थे, कुछ और तत्व भी थे जिन्होंने जानबूझ के इस विरासत को? नहीं, देखो डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है, आपने बड़ा काफ़ी उदाहरण दिए। देखिए एक बात, पहले तो जब मैं दूसरे देश पर राज करता हूँ तो मुझे स्थायी रूप से राज करना है, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी कि पहले तो इनको इनकी ज्ञान परंपरा से काटा जाए और इनके मन में हीन भावना पैदा की जाए, आपकी ज्ञान परंपरा भाई साहब बेकार है, इसमें क्या है। अच्छा, वो कैसे पैदा की जाएगी? मेरे देश के एजुकेशन सिस्टम पर कंट्रोल करके, और एजुकेशन सिस्टम से अपने देश की ज्ञान परंपरा उसमें रखी जाए। अब समस्या क्या आ रही है, यूरोप की ज्ञान परंपरा का जो टाइम लाइन है वो बड़ी मुश्किल से 4-5 हज़ार साल है, और आप जब ज्ञान परंपरा की बात करते हो तो आपकी टाइम लाइन थोड़ी भागते हुए पीछे जाती है। तो अब जो आपकी टाइम लाइन उसमें पीछे जो सामग्री मिलती है बड़ी उच्च कोटि की मिलती है। और इसी के साथ मैं अम्बेडकर की जो आपने बात की, ये देश का दुर्भाग्य है कि लोग अम्बेडकर को ठीक ढंग से समझ नहीं रहे। अम्बेडकर मुझे लगता है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने
पश्चिम की ज्ञान परंपरा को काटा और भारतीय ज्ञान परंपरा का समर्थन ही नहीं किया, उसकी व्याख्या की युग अनुकूल। अंबेडकर की एक किताब हर भारतीय को पढ़नी चाहिए, मैं समझता हूँ, हु वर शूद्रास, जो पश्चिम ने जहाँ की ज्ञान परंपरा को अवरुद्ध करके नई धारणा फैलाई, आर्य बाहर से आए। अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जबकि हर हिंदुस्तान का विद्वान जो इनकी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था यही कहता था कि बाहर से आए। इवन लोकमान्य तिलक कहने लगे कि बाहर से आए। अंबेडकर ने हुबर शूद्रज में कहा आर्य बाहर से नहीं आए, ये प्रोपेगेंडा है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवित रखने के लिए अंबेडकर की दूसरी अंबेडकर ने, जो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं उसके साथ जोड़ रहा, अंबेडकर ने शिक्षा नीति, नहीं मैं शिक्षा नीति की बात नहीं कर रहा, अंबेडकर ने जो बात कही है, मैं फिर सभी से आग्रह करना चाहूँगा उसको जरूर पढ़ें। अंबेडकर ने कहा कि वर्ण 4 थे ही नहीं, 3 वर्ण थे, जो शूद्र है वो क्षत्रियों का हिस्सा था। मैं इसलिए कहता हूँ अंबेडकर की किताब हु वर शूद्र भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए बड़ा जरूरी है। उसने कहा ये शूद्र जो हैं ये क्षत्रिय थे, इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, क्षत्रियों ने इनको बाहर निकाल दिया, उनका एक ग्रुप है। अब मेरा डॉक्टर साहब ये कहना है, आज जो हमारी शिक्षा नीति पढ़ा लिखा रही है, मैं बात करना चाहता था, ये ज्ञान परंपरा पश्चिम की है। और अपने देश में भारत, हम ये नहीं कहते भाई, मैं ये नहीं कहता कि पश्चिम की ज्ञान परंपरा को रिजेक्ट कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने तो शुरू में ही कहा कि ज्ञान परंपरा निरंतरता में प्रभावित होती है। पश्चिम की ज्ञान परंपरा भी आए, हमें क्या नुकसान है? जहाँ से गांधी तो कहा करते थे जहाँ से भी अच्छी चीज मिल लेनी चाहिए। हमारे देश की विरासत और उसकी कीमत पड़ना है, उसकी कंटिन्यूटी में देखो, आपका प्रवाह जा रहा है, आपको किसी ने कोई बात बताई, आपको लगी अच्छी बात है, आप अपने प्रवाह में उसको शामिल कर लोगे, आपको लगी गलत है, आपको उसे नहीं शामिल करोगे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा नीति ने भारतीय ज्ञान परंपरा को काट कर नए ढंग से जीरो से अपनी ज्ञान परंपरा स्थापित करती। अब हमारे देश के लोगों का जो चिंतन है, मैं सभी की बात तो नहीं करता, लेकिन जो एकेडमिया में लोग हैं उनमें से 50-60% का चिंतन वो पश्चिमी ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ है। नहीं 90%, हाँ चलिए 90% भी कह सकते हैं। ये इसमें डॉक्टर साहब एक और बात है, आपने जब मुद्दा उठाई दिया है, ज्ञान परंपरा केवल फिलॉसफी की बात नहीं, केमिस्ट्री में भारतीय ज्ञान परंपरा है, फिजिक्स में भारतीय ज्ञान परंपरा है, मैथ में भारतीय ज्ञान परंपरा है, इकोनॉमिक्स में है, पॉलिटिकल साइंस में है। भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रंथ है। तो लेकिन आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात होती है तो मुझे नहीं लगता, कम से कम मेरे ध्यान में जो MA BA के कोर्स जाते हैं उसमें उस परंपरा की कहीं बात ही नहीं होती। अब आप देखिए ना कि इस अवधारणा को जब आप जीवंत लोकतंत्र की अवधारणा के साथ देखते हैं तो जीरो देने वाला, सिफर जो है, मैथ में जीरो देने वाले भारतीय ज्ञान परंपरा ही है। भारतीय ज्ञान परंपरा का ये एक ऐसा बेस पॉइंट है जिसको आप पूरी दुनिया आज बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पाती। पर उसके बाद जब आप संस्कृत की बात करते हो तो संस्कृत के जो मूल रूप में जो धातु हैं, धा से धरती है और धा से धर्म है। बिल्कुल। और यदि इसको उल्टा कर दो तो राधा है। उस युगेश्वर की जो परंपरा है हजारों करोड़ों साल पहले की, उससे आके जुड़ जाता है। और ये जो एक विचित्र और लोकमानस की बात है, ये भारतीय ज्ञान धारा, आप सहमत होंगे कि भारतीय ज्ञान और विज्ञान की जो परंपरा की विचारधारा है, ये भारतीय लोक जनमानस में नहीं। जी डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं इसको कहना चाहता, जी आपने बड़ी मूल बात पकड़ी है। देखो उसको मैं इस ढंग से कहता हूँ, मान लीजिए मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ या मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ, तो मैंने लैब में बहुत सी चीज़ें प्राप्त की हैं, मुझे कोई चीज़ें पकड़ में आ गई, ऐसा है तो ऐसा है। अब मैंने इस ज्ञान को ट्रांसमिट करना है। देखिए यदि ज्ञान मेरे पास मैं ट्रांसमिट ही नहीं कर पाता, वो किस काम का है? मर जाऊंगा तो बात खत्म हो जाएगी। बड़ी बात है उसकी ट्रांसमिशन की, उसी को परंपरा कहते हैं ना जी। ज्ञान ट्रांसमिट होगा तभी परंपरा में जाएगा। अब डॉक्टर साहब आप देखिए, उसके 2 तरीके हैं। एक तो मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स की क्लास है उनको ट्रांसमिट कर रहा हूँ, उनको तो मैं टेक्निकल शब्दों में ट्रांसमिट करूँगा ना जी, उनको मैं उस प्रकार की सिंपल भाषा में तो नहीं करेंगे, वो समझ भी जाएंगे। लेकिन क्लास में तो 50 स्टूडेंट बैठे हैं, उनको ट्रांसमिट हो जाएगा, वो जाकर 100 को और कर देंगे। मुझे पब्लिक एट लार्ज को ट्रांसमिट करना है वही ज्ञान। अब देखो आप उसको कैसे करेंगे? ये केवल भारत में ही था, दुनिया में और कहीं था ही नहीं। अब मैं इसको मैं लास्ट बात खत्म कर दूं, क्योंकि नहीं तो तुलसी के पत्तों में मैंने रिसर्च करके देख लिया कि इसमें ये केमिकल है, ये केमिकल है, ये इसमें रिएक्ट करेगा तो ये होगा।
अब ये मेडिकल स्टूडेंट्स को मैंने ज्ञान ट्रांसमिट कर दिया है, लेकिन अब मैंने करोड़ों लोगों को, भारतीयों को ट्रांसमिट करना है। मैंने मेथडोलॉजी बदल ली है। मैंने क्या कहा कि भाई तुलसी का पौधा लगाया करो घर में, उसको पानी दिया करो, उसकी सेवा किया करो, ये करो, ये लाभ होगा, ये लाभ होगा। लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये आपने इतनी कहानी बना दी, इसका हमें लाभ क्या होगा, और 50 पौधे हैं। फिर मैंने कहा यदि बुखार हो जाए तो पानी में उबाल कर पी लिया करो, बुखार भी ठीक हो जाएगा। ये मेडिकल की जो ज्ञान है, ये मैंने उनको ट्रांसमिट दूसरे ढंग से कर दिया है। तो सारे हिंदुस्तान में ये ट्रांसमिशन हो गई ना जी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है आपकी ज्ञान परंपरा का ट्रांसमिशन का जो तरीका है, वो लोक मानस तक जाता है। ये दुनिया में और कहीं पॉसिबल है ही नहीं। इन सभी बातों पे बात करते हुए हम एक मुद्दे पे सहमत हो गए दोनों जने कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो लोक और लोक का उत्कर्ष है, उसमें ये सत्यमेव जयते, त्याग की भावना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना और अहिंसा परमो धर्म की अवधारणा, और इनके साथ साथ संस्कारों की जो ताकत है, जो यहाँ के पानी में बिल्कुल है और यहाँ के खाने में है, और ये जो पद्धति है दर्शन की, ओशो तक आते आते जब डांसिंग ध्यान की बात आ जाती है तो नए विकसित भारत की बात आती है। यहाँ पे आज पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने का सपना है। नहीं, आपने जो बड़ा एक अच्छी बात, देखो एक बात मैं 100% इससे सहमत हूँ। भारत को यदि विकास करना है तो भारत को अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को पश्चिमी ज्ञान परंपरा के साथ जोड़कर निरंतरता में प्रवाहित करना होगा। अभी समस्या ये है, इसलिए जब विकसित भारत की बात हम करते हैं, हमारे मन में आइडिया केवल ये भौतिक साधनों के विकास का होता है। जब भारत विकसित भारत की बात है, मानसिक विकास भी होता है। ये अवधारणा डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी में माननीय प्रधानमंत्री का जो है सबका विकास की जो अवधारणा है, वो इसी प्रवाह का एक हिस्सा है। ये देखिए, आप तो डॉक्टर साहब जानते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसीलिए सब यूनिवर्सिटियों को कहता रहता ना कि भाई भारतीय ज्ञान परंपरा का पेपर 2 क्रेडिट का अपने हर विषय में इन्वॉल्व करो, ताकि हमारे स्टूडेंट कम से कम इतना तो जान पाएं कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बॉटनी में कुछ भारतीयों ने भी हजारों साल पहले किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। और ये जो डॉक्टर साहब ये जो प्रयास हैं हमारी सारी बातचीत के बाद सामने आ रहे हैं, वो एक नई पीढ़ी को एक समृद्ध भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम इस नई पीढ़ी को उस सत्य के साथ दिखा सकें। बिल्कुल ठीक, आपकी बात 100% ठीक है जी। देखो ये होगा और इन सब बातों के साथ या भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय विरासत, संस्कृति, इन मुद्दों पे आपने इतना विस्तार से जिस तरह से अपनी बात रखी है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सरकार का इस वक्त ध्येय है कि सबका विकास सबके प्रयास के साथ और सब में विश्वास के साथ भारतीय परंपरा का, जो लोक जीवन का, जहाँ की डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की अवधारणा में प्रवाह है, वो चलता रहेगा। आने वाला भविष्य विरासत के साथ विकसित भारत के एक नए सपने के साथ डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस वार्तालाप से जरूर लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि ज्ञान ही आदमी की बढ़ोतरी का और आदमी के भविष्य का एकमात्र साक्षात्कार है, जिसमें उसको जीना है, और जिंदा रहना ही ज़िंदगी का एक वो ध्येय है। और समय का काल चक्कर है, समय बीत जाता है, समय के काल चक्कर में, समय की काल शिलाओं में वो नेशन, वो कौम और वो संस्कृति ही जिंदा रहेगी, जो इस प्रवाह के साथ, ज्ञान की परंपरा के साथ चलती रहेगी, उसको लेती रहेगी। एक बार हमारे तमाम दर्शकों का, सुनने वालों का, डॉक्टर साहब आपका भी एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी।